जी दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमें स्टार्ट करना है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे एमसीक्यू, सारे फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स जो आते हैं वो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से आते हैं। दोस्तों, अगर पेपर में पहले चैप्टर से एमसीक्यू ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स आएगा ना, वो इसी चैप्टर से आएगा। इसी चैप्टर से कह रहा हूँ, इसी कॉन्सेप्ट से आएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। ये करीब हमारी 2 से 3 क्लास लगाएगा और 2 से 3 क्लास में हम इसका क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट का मतलब वगैरह सब सीख लेंगे। क्या क्या किस तरीके किस कॉस्ट को 11 तरीकों से क्लासिफाई करा गया है। मेन हेड है 11 तरीकों से क्लासिफाई करा है, वो सीखेंगे। उसके बाद उनके सब हेड है, वो सीखेंगे। और उसके बाद हम अपने एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स वो करेंगे। ठीक है दोस्त, चलो। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। स्टार्ट करो नए पेज से। नए पेज डाल लीजिए और हेडिंग डालेंगे आज की इस वीडियो की, आज की क्लास की, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। दोस्तों, अगर जैसे ही ये मेरा कंप्लीट हो गया ना, समझ लेना मेरा पहला चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी पर्पस के लिए, प्रैक्टिकल पर्पस बोलो या थ्योरी पर्पस बोलो, सभी चीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा। बहुत सारी चीज हम पहले पढ़ चुके हैं, बहुत सारी चीज हमने नहीं भी पढ़ी है, तो देखते जाएंगे। सबसे पहले कॉस्ट को क्लासिफाई करा हमने 11 हेड्स में। कोर्स को हमने 11 हेड्स में क्लासिफाई करा है। तो पहला हेड हमारा है बाय नेचर और एलिमेंट। बाय नेचर और एलिमेंट, तो इसमें हमने क्लासिफाई करा है सबसे पहले मटेरियल, हमने क्लासिफाई करा है लेबर और एक्सपेंस। मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। तो नेचर के हिसाब से हमने मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस में क्लासिफाई करा। अब कुछ फंक्शन के हिसाब से क्लासिफाई करा है बाय फंक्शन। लिखते चले साथ साथ, फिर उसके बाद एक एक करके उठाएंगे और कंप्लीट करते हुए चलेंगे। बाय फंक्शन, फंक्शन के हिसाब से हमने क्लासिफाई करा है मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्ट कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्ट कॉस्ट। दूसरा कमर्शियल कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्ट कॉस्ट, दूसरा कमर्शियल कॉस्ट। फंक्शन के हिसाब से ये क्लासिफाई करा। लिखते चलेंगे साथ साथ। थर्ड, बाय डिग्री ऑफ ट्रेसेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, बाय डिग्री ऑफ ट्रेसेबिलिटी टू प्रोडक्ट, बाय डिग्री ऑफ ट्रेसेबिलिटी टू प्रोडक्ट। इसमें हमने करा भाई डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। दोस्तों, बताया मैंने आपको, बताया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि विच कैन बी इजिली आइडेंटिफाई, मेजरेबल एंड डायरेक्टली चार्जेबल, दैट्स कॉल्ड डायरेक्ट कॉस्ट। और जो आइडेंटिफाई या मेजर या डायरेक्टली चार्ज नहीं हो पाता, जिसको हम अपोर्शनमेंट करते हैं, वो हम इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। पढ़ा चुका मैं आपको ये सब। फोर्थ, बाय चेंज, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बाय चेंज इन एक्टिविटी और वॉल्यूम, बाय चेंज इन एक्टिविटी और वॉल्यूम। इसमें आएगा फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल। फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। पांचवा, बाय कंट्रोलेबिलिटी,
भाई कंट्रोलेबिलिटी में आ गया कंट्रोलेबल कॉस्ट, और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। भाई कंट्रोलेबल कॉस्ट और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। सिक्स्थ अब आपके पास आ गया बाय नॉर्मेलिटी। लिखते चलेंगे साथ साथ, नॉर्मल कॉस्ट और एबनॉर्मल कॉस्ट। कॉस्ट और एबनॉर्मल कॉस्ट। सेवंथ पे आप लिखना बाय रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग पीरियड। रिलेशनशिप विथ अकाउंटिंग पीरियड। अच्छा, मैंने आपसे कहा था एक कॉपी बना लेना आप इसकी, तो बना ली होगी आपने। इसमें आ गया आपका कैपिटल कॉस्ट और रेवेन्यू कॉस्ट। अकाउंटिंग पर्पस के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते थे ना, ऐसे इधर कैपिटल कॉस्ट और रेवेन्यू कॉस्ट। दोस्तों ये डीप है, ये जितनी सारी चीजें है ना, ये बहुत मान लो पूरी बातें बता दी यहाँ पर, जितनी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट हो सकती है इतनी सारी बातें कवर कर ली है यहाँ पर। 8 बाय टाइम। टाइम के हिसाब से सर क्या हो सकता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट और प्री डिटरमाइन कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट और प्री डिटरमाइन कॉस्ट। नाइन्थ, अकॉर्डिंग टू प्लानिंग। अकॉर्डिंग टू प्लानिंग, प्लानिंग के हिसाब से कॉस्ट को अलग करा, क्लासिफाई करा। ये आ गया बजटेड कॉस्ट और आ गया स्टैंडर्ड कॉस्ट। और 10वां बाय आएगा बाय एसोसिएशन विद द प्रोडक्ट। बाय एसोसिएशन विद प्रोडक्ट। अगर आपने ये वाली बात कंप्लीट कर लेना, अगर आपने ये वाले सारे सीख लिए और उसको मतलब समझ लिया, कोई भी ऐसा एमसीक्यू नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे। मैं आपको दिखाऊंगा, प्रूव करके दिखाऊंगा। सारे एमसीक्यू ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स इसी से आते हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट। और लास्ट 11th, फॉर मार्जिनल, फॉर मैनेजीरियल, मार्जिनल नहीं मैनेजीरियल डिसीजन, फॉर मैनेजीरियल डिसीजन। इसमें है मार्जिनल कॉस्ट, इसमें है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, इसमें है आपके पास डिफरेंशियल कॉस्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, मार्जिनल डिसीजन वाला, डिफरेंशियल कॉस्ट। इसके बाद संक कॉस्ट, इम्प्यूटेड और नोशनल कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ये सब। तो दोस्तों अगर हम देखें तो हमारे को ना कॉस्ट को 11 हेड्स में क्लासिफाई करा गया है। वो 11 हेड्स कोई प्रोडक्ट के एसोसिएशन के लिए, कोई प्लानिंग की वजह से, कोई मार्जिनल डिसीजन की वजह से, कोई टाइम के हिसाब से क्लासिफाई करा, अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से क्लासिफाई करा, नॉर्मलिटी के हिसाब से, कंट्रोलेबिलिटी के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से, नेचर के हिसाब से, डिग्री ऑफ ट्रेसिबिलिटी के हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से, एलिमेंट के हिसाब से। ये सही क्लासिफिकेशन है, इन तरीकों से क्लासिफाई करा गया है।
तो एक एक करके इनको स्टार्ट करेंगे, एक एक करके इनका मतलब सीखेंगे और खत्म करेंगे एक एक करके इसको, ठीक है जी। तो देखते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बाय नेचर और एलिमेंट। दोस्तों जैसी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, मतलब ये 11 हेड्स खत्म होते हैं, समझ लेना आपको कॉस्ट में बहुत कुछ मालूम हो गया, एक थ्योरी टाइप में बहुत कुछ पता चल गया। मतलब ये एक ऐसा बेस है जो आपके कॉस्ट को बहुत अच्छा बना सकता है, ये बहुत अच्छा बेसिक है। तो बाय नेचर और एलिमेंट, बाय नेचर और एलिमेंट स्टार्ट करते हैं। लेट अस डिस्कस इन डिटेल, लेट अस डिस्कस इन डिटेल। तो अब ऊपर की बातें सभी डिटेल में डिस्कस करते हैं और सीखते हैं कि क्या क्या मतलब होता है इन सभी चीजों का, ठीक है जी। आओ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाय नेचर और बाय एलिमेंट। तो पहली हेडिंग डालेंगे बाय नेचर और एलिमेंट। याद है मैंने आपको इसमें पहले ही करा दिया था, बाय नेचर और एलिमेंट में मैंने आपको सिखा दिया था ऑलरेडी, मैं आपको डिस्कस कर चुका कि भैया जो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट होता है वो कौन कौन से होते हैं, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। याद है बताया था आपको मैंने, इससे जस्ट प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने ये प्रीवियस टू प्रीवियस क्लास था बताएं का भाई, एलिमेंट को हमने क्या मारा, मटेरियल में, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या होते हैं, मटेरियल और लेबर और एक्सपेंसेस। तो इसके अंदर क्या सीखा था हमने, इसके अंदर हमने सीखा था मटेरियल दो टाइप के हो गए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल। लिखते चलो, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। इसमें बताओ क्या बताया था, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। सेम एज इट इज इसमें भी हमने सीखा था डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यही चीज सीखी थी एलिमेंट में भाई, नेचर और एलिमेंट के हिसाब से कॉस्ट को क्लासिफाई करा है। तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कौन कौन से होते हैं, मटेरियल होता है, मटेरियल हो गए आपके पास, और लेबर हो गए, और एक्सपेंस हो गए। इसका मतलब कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए, हमें मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए और कुछ खर्चे भी होते हैं एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती है, दैट्स कॉल्ड एलिमेंट। एक किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, दैट्स कॉल्ड एलिमेंट। इनको क्या कहते हैं दोस्त, एलिमेंट कहा जाता है। तो मैंने कहा बताओ, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों चीज को अगर हम डायरेक्ट वाली चीज को हम इकट्ठा कर देते हैं तो हम उसको क्या नाम देते हैं, प्राइम कॉस्ट। तो अगर आपसे पूछे भाई प्राइम कॉस्ट क्या है, तो आप कहना सम ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऐसी भैया इनडायरेक्ट के अगर चीजों को जोड़ देते तो क्या होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, सर ओवरहेड होता है, ओवरहेड, यस ओवरहेड, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये आप लिख लेना एक बार तो याद रहेगा कि भाई हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और ये बात हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, हमने सारी चीजें सीख ली है। तो यही होता है एलिमेंट। एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या क्या कॉस्ट आ सकती है, क्या क्या चीजें लग सकती है। हमने कहा मटेरियल लगता है, मटेरियल को, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए लेबर चाहिए होते हैं, और लेबर खाली तो बैठेंगे नहीं, इलेक्ट्रिसिटी के बिना, फैक्ट्रीज के बिना, फैक्ट्री का रेंट लगता है, इलेक्ट्रिसिटी लगती है, बहुत अलग खर्चे भी होते हैं एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, एक्सपेंसेस की भी जरूरत पड़ती है। अब उसमें कुछ डायरेक्ट होते हैं और कुछ इनडायरेक्ट होते हैं। सारे डायरेक्ट को हमने कहा प्राइम कॉस्ट और सारे इनडायरेक्ट वाली सम्स को कहा हमने ओवरहेड। क्लियर है? तो इसमें कुछ ज्यादा बातें बताने की नहीं थी क्योंकि मैं इनको डीपली पढ़ा चुका प्रीवियस 2 क्लास के अंदर। डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सब चीज समझा दी। तो ये यहाँ पर खत्म हो गया, नॉर्मल है ये, तो नेचर के हिसाब से इतना ही बांटा गया। बट आगे हम बात करते, धीरे धीरे हमें चीजें समझने को मिलेगी। सेकेंड पॉइंट, बाय फंक्शन,
बाय फंक्शन, फंक्शन के हिसाब से बांटा। दोस्तों इससे पहले ना, मैं फंक्शन स्टार्ट करने से पहले आपको ना कुछ बेसिक बात बताना चाहता हूँ। देखो आगे जाकर जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो आगे जाकर हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हमें कहेगा कि डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड कितना हुआ है, वो कैलकुलेट करके दिखाइए। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट लेकर आता हूं यहां पर। तो क्या बोलेगा, कैलकुलेट द मटेरियल कंज्यूम्ड, ये मटेरियल नहीं, ये डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। कैलकुलेट द डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। कैलकुलेट द डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। दोस्तों आगे जाकर हम ना कॉस्ट शीट पढ़ेंगे। कॉस्ट शीट मतलब ये बेसिक का पार्ट खत्म होते हैं हम कॉस्ट शीट पढ़ेंगे, और जब हम कॉस्ट शीट पढ़ेंगे तो वहां पर हम सीखेंगे कि डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालेगा, मतलब ये वाला पार्ट, इसको निकालने का ना तरीका होता है इस वाले पार्ट को। तो वो पार्ट का एक थोड़ा सा चीजें समझते हैं, और यही मैं आपको समझाता हूं कि डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कैसे निकाला जाता है। मतलब समझिए, मतलब ये कि ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड हमने कितना मटेरियल कंज्यूम किया। क्या बोला मैंने, अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, ऐसा लिख दो, ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड में, ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड में ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड में हमने कितना मटेरियल कंज्यूम किया। ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड में हमने कितना मटेरियल कंज्यूम किया, मतलब इस साल हमने कितना मटेरियल कंज्यूम किया। सर समझ नहीं आ रहा, एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मान लो दोस्तों एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि क्या है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। तो मान लो एक कंपनी, एक शॉप है, शॉप, और ये शॉप है मान लेते हैं गारमेंट शॉप, कपड़ों का इनकी एक दुकान है, एक पर्सन है मिस्टर ए, और मिस्टर ए की एक शॉप है जिनकी एक कपड़ों की दुकान है। अब ये क्या करते हैं, इनके पास आज मान लो 1 अप्रैल है, आज मान लेते हैं 1 अप्रैल है, साल का शुरू वाला दिन है, 1 अप्रैल है मान लेते हैं आज, और आज 1 अप्रैल को इनके पास कुछ रॉ मटेरियल पड़ा था, मतलब रॉ मटेरियल इन द सेंस कि इनके पास कुछ शर्ट्स या फिर कुछ कपड़े पड़े हुए थे पहले से। तो इनके पास पहले से कुछ स्टॉक पड़ा हुआ था जो कि प्रीवियस ईयर का बच गया था। अच्छा मुझे बताओ, पिछले साल अगर कोई स्टॉक बच जाए तो उसको हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। अब मुझे बताइए कि प्रीवियस ईयर में जो स्टॉक बच जाएगा तो पहले अगले साल पहले प्रीवियस वाले स्टॉक को बेचा जाएगा या नया स्टॉक खरीद के बेचा जाएगा। सर पहले प्रीवियस वाला स्टॉक बेचा जाएगा। इसको हम फीफो कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब जो पहले आया था वो पहले बिका जाएगा। तो मान लो एक कंपनी है, एक शॉप है, आज इसका नया साल चालू हुआ है, तो 31 मार्च तक इसने देखा कि प्रीवियस ईयर में इसका कुछ क्लोजिंग स्टॉक भी बच गया है, तो पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। ये तो अकाउंटिंग में आपने सीखा है। तो 1 अप्रैल को मैंने देखा कि इस गारमेंट शॉप के पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ था। ओपनिंग स्टॉक का मतलब कुछ शर्ट कपड़े, जो जिसका ये बिजनेस कर रहा है उसका रिलेटेड स्टॉक क्या होगा भाई, शर्ट हो गया, जीन्स हो गया, कपड़े हो गए, टॉप हो गया, जो भी आपके पास बच्चों के कपड़े हो गए, ब्लेजर वगैरह हो गए, है ना, जो भी इनके पास पड़ा था। तो मान लेते हैं इनके पास जो स्टॉक पड़ा है वो 3000 यूनिट पड़ा है, मतलब सबको लेकर 3000 यूनिट इनके पास पिछले साल का बच गया था, वो इस साल पड़ा हुआ है। अब ड्यूरिंग द पूरे साल ये माल को बेचे जाएंगे। तो मैं आपसे एक बात पूछूंगा कि ये जो पिछले साल बच गया था पहले वो माल बेचेंगे या नया खरीद कर लाकर बेचेंगे। सर नया खरीद कर लाकर बेचेंगे, या वो माल बेचेंगे जो आपके पास बच गया था। तो ये तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं। तो दोस्तों जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम लगाते हैं फीफो मेथड। आगे एक लीफो मेथड भी होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आएगा वो पहले जाएगा।
बट अभी हम उसके बारे में नहीं सोचना, वो हमारा एक चैप्टर आता है मटेरियल कॉस्टिंग करके, तो हम उधर पढ़ते हैं वो मटेरियल में, मटेरियल कॉस्टिंग। तो दोस्तों मान लेते हैं पिछले साल का इसके पास कुछ बच गया था, तो आज पहले ये बिकेगा और इस 3,000 से इसका काम हो पाएगा। पूरे साल में ये बहुत यूनिट बेच देता है, 7-8 हजार यूनिट ऑफ कपड़े बेच देता है ये, तो इसको और खरीदना होगा। तो ड्यूरिंग द ईयर्स ने और परचेज करा स्टॉक। मान लेते हैं इसने 10,000 यूनिट का स्टॉक परचेज कर लिया, 10,000 यूनिट का स्टॉक परचेज। अब भाई इसने बेचना चालू करा, इसने बेचना चालू करा, इसने बेचना चालू करा। तो भैया मैंने कहा कि इसने बेचना चालू करा और इसने पूरा साल निकाल दिया, तो मैंने कहा 1 अप्रैल से 31 मार्च पे आ जाओ। साल के एंड में देखा कि इसके पास क्लोजिंग स्टॉक भी बच गया। साल के एंड में देखा गया कि इसके पास दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक भी बच गया। अब मैंने कहा भाई क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया? इसने कहा सर 2,000 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक इसके पास बच गया। इसका मतलब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस गारमेंट शॉप ने पूरे साल में कितना मटेरियल कंज्यूम्ड कर लिया, बेच दिया। सेल आउट कर लो या कंज्यूम कर लिया, कंज्यूम इन द सेंस, या वो खुद से भी ऐसे होते, कंज्यूम वर्ड इसलिए यूज करा गया कि कभी कभी कंपनी रॉ मटेरियल को खुद भी यूज कर लेती है। अभी बताइए मैंने बेचने की बात करी है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कितना मटेरियल बेच दिया इसने, तो इसने कितना स्टॉक बेच दिया। तो इसको बोलते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम, कि आपने कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम कर लिया, कितना पड़ा था आपके पास। तो आप ये निकाल सकते हो क्या? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग 1 अप्रैल टू 31 मार्च। मैं आपसे सिर्फ इतनी सी बात पूछ रहा हूं दोस्तों कि आप मुझे बताइए कि इस शॉप वाले गारमेंट शॉप ने 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितना स्टॉक को कंज्यूम करके बेच दिया, मतलब बेच दिया, ये बताइए। तो आपने कहा बड़ा सर सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। पहले इसने 3,000 यूनिट जो पिछले साल पड़ी होगी वो बेची होगी, और फिर ये 10,000 यूनिट जो खरीद के लाया वो बेची होगी, पर ये पूरी नहीं बिकी। कितनी नहीं बिकी, कितनी बच गई? 2,000 यूनिट। तो 2,000 यूनिट यहां से मैंने इसको हटा दिया। दोबारा सुने भाई, इसके बाद टोटल कितनी यूनिट थी? सबसे पहले इसने क्या बेचा होगा? ओपनिंग स्टॉक बेचा होगा। क्या बेचा होगा दोस्त? ओपनिंग स्टॉक बेचा होगा जो पहले से पड़ा था। फिर इसने परचेज करा। जब इसने परचेज ऑफ स्टॉक करा, तो उसके बाद टोटल 13,000 यूनिट थी। 3,000 पहले से और 10,000 इसने और खरीदी, तो टोटल कितनी यूनिट होगी? 13,000 यूनिट हो गई। अब 13,000 जो इसके पास यूनिट है, इस 13,000 पे में से बताओ इसकी कितनी यूनिट बच गई? सर 2,000 यूनिट बच गई। तो सर अगर मैं 13,000 में से 2,000 यूनिट हटा दूं तो मुझे पता चल जाएगा कितनी यूनिट बेची है इसने। यस, तो वही यूनिट जो इसने बेची है उसको हम रॉ मटेरियल कंज्यूम कहते हैं। हो सकता है इसने कंपनी के डिपेंड करता है, कंपनी टू कंपनी, कि अगर कंपनी इस रॉ मटेरियल को वो खुद पे कंजम्पशन के बेसिस पे लगा रही है तो वो, इसलिए रॉ मटेरियल कंज्यूम एक जनरल वर्ड है। ठीक है, तो भाई फॉर्मूला क्या जनरेट हुआ? फॉर्मूला जनरेट हुआ कि अगर आपने पहले से आपके पास रॉ मटेरियल आपके पास पहले से था, ठीक, रॉ मटेरियल आपके पास पहले से था, सॉरी ओपनिंग स्टॉक आपके पास पहले से था, पहले आपने उसको बेचा होगा, फिर आपने और खरीदा, तो टोटल आपके पास 13,000 स्टॉक पड़ा, 13,000 यूनिट का स्टॉक पड़ा है। अब इसमें 13,000 यूनिट में से 2,000 यूनिट का स्टॉक बच गया बिकने से, तो कितना बिक गया होगा? सर 11,000 यूनिट ऑफ स्टॉक बिक गया होगा। तो ये 11,000 यूनिट ऑफ स्टॉक हमारे लिए क्या आने जाएगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम। मतलब हमने ड्यूरिंग द ईयर 11,000 यूनिट ही बेचा, तो 11,000 यूनिट पे जितनी बनने पे कॉस्ट आएगी वो ड्यूरिंग द ईयर चार्ज करा जाएगा। मतलब ये नहीं कि हमने 13,000 यूनिट खरीदी तो 13,000 की यूनिट मान लो 1,30,000 रुपए की आती है, तो हम 13,000 यूनिट पे चार्ज नहीं करेंगे करंट ईयर पे खर्चा, हमने जितनी बेची उतना ही एक्सपेंस को चार्ज किया जाएगा। मतलब मान लो 1 यूनिट 1,000 रुपए की आती है, ऐसे मान लो कि कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज, मान लो कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज 100 रुपीज, 100 रुपए की 1 यूनिट हमारे को कॉस्ट पड़ती है। तो मुझे बताओ ड्यूरिंग द ईयर मेरी कितनी यूनिट बिकी? 11,000। तो मेरे पे थी कितनी यूनिट? मेरे पे 13,000 यूनिट थी, तो कॉस्ट ऑफ 13,000 यूनिट कितना हो जाएगा भाई बताओ जना? 13,000 यूनिट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? तो मैंने कहा भैया 13,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 13 लाख रुपए हो गया भाई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 यूनिट 100 रुपए की है तो 13,000 यूनिट 13 लाख रुपए की होगी।
ठीक है जी, बात क्लियर हो गई। अगर एक यूनिट 100 रुपए की कॉस्ट पड़ती है, मतलब इस दुकानदार ये एक जोड़ी कपड़ा 100 रुपए का लेकर आता है, तो 13,000 यूनिट कपड़ा ये कितने के लेकर आया होगा? 13 लाख रुपए का। अब मुझे बताओ, शॉप वालों के लिए ये कॉस्ट मानी जाएगी नहीं जाएगी? मिस्टर ए के लिए ये कॉस्ट मानी जाएगी? यस सर, ये कॉस्ट मानी जाएगी, क्योंकि वो इसकी जेब से गया है। अब मुझे बताओ, मैंने बेचा कितना इस साल? इस साल अगर मैंने 11,000 यूनिट बेची है, तो इस साल मेरी कॉस्ट में कितना इंकर करूंगा? इस साल मैं कॉस्ट अपनी कितनी शो करूंगा अपने बुक्स अकाउंट में? जो कॉस्ट आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में शो होगी वो कितनी होगी सर? 11,000 यूनिट के हिसाब से। कि भैया जब आपने 13,000 यूनिट इस साल बेची ही नहीं, तो उसका कॉस्ट पूरा क्यों इंकर्ड कर रहे हो? जितनी कॉस्ट आप, जितनी यूनिट आपने कंज्यूम्ड करी है, उसके हिसाब से आप अपनी कॉस्ट को रिकॉर्ड करोगे, ऐसा ये कंसेप्ट कहता है। कह रहा है 11,000 इंटू मतलब 11 लाख रुपए। इसका मतलब एक बात समझ में आया कि हमारे पास चाहे कितना भी रॉ मटेरियल हो, हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में पूरा रिकॉर्ड नहीं करते। उसका खर्चा, उसकी कॉस्ट पूरी इंकर्ड जो हो जाती है, हमारा जो कॉस्ट खर्च हो जाता है। भाई मैंने मान लो 10,000 यूनिट का रॉ मटेरियल पड़ा है, पर ड्यूरिंग द ईयर में 8,000 यूनिट ही कंज्यूम कर पा रहा हूं, तो दोस्तों 8,000 यूनिट ही आप उसकी कॉस्ट को अपने बुक्स अकाउंट पे रिकॉर्ड करा जाएगा। तो कॉन्सेप्ट कहता है जितना रॉ मटेरियल आप ड्यूरिंग द ईयर कंज्यूम करते हो, उस पर लगने वाली कॉस्ट ही उस साल रिकॉर्ड करी जाएगी। आपके पास भले ही बहुत सारा स्टॉक है, हमें उससे मतलब नहीं। जितना इस साल कंज्यूम करा रॉ मटेरियल, उस पे होने वाली कॉस्ट भी इसी साल रिकॉर्ड करी जाएगी, बाकी को नया करा जाएगा, नहीं करी जाएगी। क्लियर है या नहीं है? तो रॉ मटेरियल कंज्यूम में समझ में आया? तो बुक्स अकाउंट में कितना रिकॉर्ड होगा? 11 लाख रुपए, ना कि 13 लाख रुपए। क्लियर है? समझ में आ गई चीज? चलो तो दोस्तों एक एग्जांपल और करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। एग्जांपल और करके दिखाइए मेरा। फॉर्मूला आपको पता चल गया। रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला होता है ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम करा। हम ऐसा क्यों निकालते हैं? हम इसलिए निकालते हैं कि जितना रॉ मटेरियल हम कंज्यूम करेंगे, उस पर लगने वाली कॉस्ट ही उसी को बुक्स अकाउंट में शो करेंगे, बाकी को नहीं करेंगे। हमने भले ही हमारे पास 13,000 का स्टॉक था, पर हमने 11,000 का स्टॉक ही कंज्यूम करा, तो 11,000 पे होने वाली कॉस्ट ही हम बुक्स अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। ये लिखोगे आप पक्का? अगर लिखना चाहते हो तो आप इसको जरूर लिखिए अपने बुक कॉपी में। एग्जाम्पल समझिए कि मान लो आपके पास रॉ मटेरियल, आपको ना रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना है। कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम आपने ड्यूरिंग द ईयर करा, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपके पास ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, आपको सर क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, आपको परचेज दे रखी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हम रॉ मटेरियल कंज्यूम क्यों निकालते हैं, तो आप क्या कहोगे? आप कहना सर रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने का पर्पस सिर्फ इतना होता है कि ड्यूरिंग द ईयर जितना रॉ मटेरियल हम कंज्यूम करेंगे, उतना ही हम उसकी कॉस्ट को बुक्स अकाउंट में शो करेंगे, बाकी को नहीं करेंगे, भले ही हमारा कॉस्ट इंकर्ड क्यों ना हो गया हो। लो जी, तो मैंने कहा 10,000 रुपए का रॉ स्टॉक, 20,000 का क्लोजिंग स्टॉक और 50,000 की परचेज। मुझे बताओ रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालेंगे? जल्दी से करके दिखाइए, जल्दी से। ठीक है जी, जल्दी से करो, जल्दी से करे, जब तक मैं दूसरा एग्जांपल लिखता हूं। मान लो आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम दे रखा है ₹1,00,000, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 50,000 रुपए, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 60,000 रुपए। तो बताओ परचेज कितनी करी थी ड्यूरिंग द ईयर? क्या ये फाइंड आउट कर पाओगे? हाँ सर। इसका आंसर क्या आएगा भाई? 10,000 प्लस 50,000, 60,000, 60,000 में से 20,000 गए, कितना आ गया? 40,000। छोटे छोटे बच्चे तो नहीं रहे, सिंपल है। हाँ बताओ ये आला कैसे करेंगे? भाई 1,00,000 रुपए का फॉर्मूला बता दो चाहिए होता है, ये मैं करवा देता हूँ। रॉ मटेरियल कंज्यूम, सर ये भी हम कर लेंगे, बड़ा सिंपल है। रॉ मटेरियल कंज्यूम आपको दे रखा है, फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और रॉ मटेरियल कंज्यूम में पहले से गिवन है 1,00,000 रुपए।
ओपनिंग स्टॉक गिवन है 50,000 रुपए, परचेज इस बार निकालनी है तो एक्स मान लिया, ठीक है, और ये आपके पास 60,000 रुपए है। अब ये 60,000 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, और ये 50,000 ओपनिंग स्टॉक उधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो माइनस 50,000, और ये 60,000 इक्वल टू के उधर गया तो प्लस 60,000, और इजिकल टू क्या आ जाएगा दोस्त, परचेज आ जाएगी। तो सर परचेज कितनी आ गई, 1,10,000 रुपए। तो आपने 1,10,000 रुपए की परचेज करी ड्यूरिंग दी ईयर। तो जितना परचेज करा हम वो नहीं रिकॉर्ड करते, जितना हमने कंज्यूम करा हम वो अपनी बुक्स अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। होपफुल आपको समझ में आया कि किस तरीके से निकाला गया है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम हम क्यों निकालते हैं, आपको बता सकता है? हाँ सर, बड़ा सिंपल है। रॉ मटेरियल कंज्यूम या डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम बोलो या रॉ मटेरियल कंज्यूम बोलो, जैसा आपको सही लगा। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम या रॉ मटेरियल कंज्यूम हम इसलिए फाइंड आउट करते हैं कि जितना रॉ मटेरियल या डायरेक्ट मटेरियल हमने ड्यूरिंग द ईयर कंज्यूम करा होगा उतना ही हम अपने बुक्स अकाउंट में उसकी कॉस्ट को शो करेंगे, उतनी ही कॉस्ट अपनी बुक्स अकाउंट में शो करी जाएगी, बाकी को नहीं किया जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया? आओ सर अब चलते हैं सेकंड में, बाय फंक्शन। बाय फंक्शन 3 से 3 क्लास लग जाए, 4 लग जाए, पर बहुत अच्छे से हो जाए, क्लियर है। क्योंकि अगर आपको ये बातें समझ में आ रही है, ये अच्छा लग रहा है, ये क्लियर हो रहा है, तभी आप आगे की बातें समझ पाओगे दोस्तों, अगर नहीं समझ पाओगे। ठीक है सर, चलो जैसे मैंने ये एग्जांपल आपको बताया ना, ये आगे यूज होगा, और जिसने क्लास मिस करी कह रहा मुझे आता है मैं मिस कर देता हूं, वो नहीं समझ पाएगा, इसलिए कहता हूं मेरी क्लास मत छोड़िएगा दोस्तों। लो जी, तो इसके साथ साथ देखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन, according to this classification, according to this classification cost are divided into two part, cost are divided into two part। इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से कॉस्ट को दो भागों में बांटा। पहला मैन्युफैक्चरिंग, पहला क्या है दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। पहला है मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। पहला है दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। इसके बारे में लिखेंगे दिस इज द टोटल, दिस इज द टोटल ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व, this is the total of cost involved manufacturing, manufacturing, construction and fabrication of unit of production, of unit of production। मतलब सर देखो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगी, तो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कॉस्ट 3 चीजों से मिलकर बनती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और फैब्रिकेशन कॉस्ट। तो कहा कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कॉस्ट निकालना चाहते हो, कह रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन कॉस्ट अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो तो वो 3 चीजों का सम होता है। कौन कौन सी? हमने कहा देखो मैन्युफैक्चरिंग अगर आप अगर आप कोई भी रॉ मटेरियल कंज्यूम प्रोडक्शन करते हो, अगर आप कोई भी बिजनेस में आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस, अगर आपका बिजनेस कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जोड़ देना, और फैब्रिकेशन कॉस्ट, फैब्रिकेशन कॉस्ट। जब हम तीनों कॉस्ट को जोड़ देते हैं दोस्तों, जैसे हमने कहा ना डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस को जोड़कर क्या बनता है, प्राइम कॉस्ट। इसके लिए सच अलग डेफिनेशन थोड़ा ना होती है। प्राइम कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है, सम ऑफ दी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। ऐसे ही दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कॉस्ट की डेफिनेशन है दिस इज द टोटल ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व। ये एक टोटल कॉस्ट है जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड फैब्रिकेशन आती है एक प्रोडक्शन यूनिट की। आप कोई भी यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट या फैब्रिकेशन कॉस्ट जो भी आएगी वो सभी को हम जोड़कर क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं। ठीक ठीक है जी,
तो फैब्रिकेशन का मतलब क्या होता है? फैब्रिकेशन का इधर मतलब हुआ किसी भी यूनिट को बनाने की कॉस्ट, उसको हम कहते हैं फैब्रिकेशन कॉस्ट। तो ये आप देखोगे कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी वही होती है और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी वही होती है, किसी यूनिट को या किसी चीज को बनाने की कॉस्ट। तो हमने कहा दोस्तों, अगर आपका डिपेंड करता है आपका बिजनेस कैसा है, जिस जैसे वैसे बिजनेस होगा उस हिसाब से आपकी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कॉस्ट लगेगी। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं कि मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है, तो आप कहना मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम जो कॉस्ट इंकर्ड हुई वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गई। प्रोडक्शन कॉस्ट भी वही हो गया, प्रोडक्शन करते टाइम जो इंकर्ड हुआ प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया। कंस्ट्रक्शन आ जाता है इसमें, फैब्रिकेशन बनाने की कॉस्ट आ जाती है, तो सभी कॉस्ट इंक्लूड हो जाती है जो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है। तो अगर ऐसी कॉस्ट जो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है उसको हम सम कर देते हैं तो बन जाता है मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन, जिसमें 3 टाइप की कॉस्ट आ गई, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और फैब्रिकेशन। बी पार्ट देखेंगे। बाकी ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट आने वाला है, ये कहां पर आएगा? सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू में पूछा जा सकता है और कहीं नहीं पूछेगा। आओ, एक को बोलते हैं कमर्शियल कॉस्ट, एक को कहा जाता है कमर्शियल कॉस्ट। मैंने कहा ना, दो इस वाले पे, इस वाले क्लासिफिकेशन पे दो भागों में बांटा। एक को बोला मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग को अलग कर दिया और नॉन मैन्युफैक्चरिंग को अलग कर दिया। मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कॉस्ट अलग कर दी और नॉन मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कॉस्ट अलग कर दी, जिसको हमने कमर्शियल कॉस्ट बोला। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी कॉस्ट आती है? एक तो ऑफिस से रिलेटेड खर्चे की कॉस्ट आती है और एक बेचने से रिलेटेड खर्चे की कॉस्ट आती है। ठीक है, अब आपको बता देता हूं 3 टाइप की कॉस्ट होती है एक प्रोडक्ट को बनाने से बेचने तक की। देखो, एक मोटा मोटा बता देता हूं। पहले प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, पहले प्रोडक्ट बनता है तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन कॉस्ट लगती है, जो आपको खेल लगे वो बोल दो। प्रोडक्शन एक वाइडर टर्म होता है और मैन्युफैक्चरिंग एक नैरो टर्म होता है। किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए सबसे पहली कॉस्ट जो लगेगी वो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कॉस्ट लगेगी। फैक्ट्री के अंदर जो कॉस्ट होगी वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कॉस्ट मानी जाएगी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए। अब प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट बन तो गया, प्रोडक्ट वहां पर फैक्ट्री के अंदर बन गया। मान लो एक फैक्ट्री है, उसके अंदर एक प्रोडक्ट बनाना है, एक प्रोडक्ट बन गया है, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कॉस्ट लगती है उसके अंदर। उसके बाद आपकी कुछ ऑफिस की कॉस्ट भी लगती है, जैसे कि मान लो एक कंपनी है, जैसे टाटा कंपनी है, तो टाटा की मैन्युफैक्चरिंग साइड भी है और टाटा का ऑफिस भी है ना। अब मान लो मैन्युफैक्चरिंग साइड में तो मैन्युफैक्चर बनते हैं, मान लो ट्रक बन रहे हैं, अब ट्रक की कॉस्ट कहां निकलेगी? ऑफिस एरिया में ना। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर तो मैन्युफैक्चरिंग होता है, वहां तो ना पर ट्रक की कॉस्ट निकलती है, वहां सारा अकाउंटिंग थोड़ा ना होता है, सारा अकाउंटिंग, सारा फाइनेंस, सारा मार्केटिंग कहाँ होता है? ऑफिस डिपार्टमेंट में। तो उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। तो ऑफिस से रिलेटेड जो कॉस्ट होती है ना, ऑफिस स्टाफ से रिलेटेड जो कॉस्ट होती है उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन। दोबारा समझेंगे। मैंने कहा एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले लगती है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उसको बनाने की कॉस्ट। ठीक, जब वो बन जाता है तो उसमें हमें, अब एक कंपनी है, एक कंपनी अपने कोई प्रोडक्ट को बना भी रही है, अब बना तो रही है, उसकी कॉस्ट का असर्टेनमेंट भी तो करना है, अकाउंटिंग भी तो करनी है कंपनी की, कंपनी का सब कुछ रखना है, किताबें भी रखनी है, सब कुछ, बुक्स ऑफ अकाउंट रखने हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने हैं, ऑडिट करवाना है, रिपोर्ट बनानी है, बहुत सारी चीज होती है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में अलग काम होता है, परचेज डिपार्टमेंट में अलग काम होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अलग काम होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में अलग काम होता है। ये हो गया एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं इनको, सभी डिपार्टमेंट को मिलाकर क्या कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन। इनके स्टाफ की सैलरी, जो मार्केटिंग में काम कर रहा है, जो लीगल में काम कर रहा है, जो फाइनेंस में काम कर रहे हैं, वहां लोग काम कर रहे हैं, उसकी सैलरी, ऑफिस सैलरी, स्टाफ सैलरी, वहां का खर्चा, क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। सिर्फ एक प्रोडक्ट पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं लगती, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी लगती है। सिर्फ प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट नहीं लगती, प्रोडक्ट को बनाने के बाद उसमें लोग क्या करते हैं, जो ऑफिस में बैठे स्टाफ के लोग क्या करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, क्या कहते हैं? पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं। लोग वहां काम कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं, कंपनी के लिए कर रहे हैं, तो उनको भी तो सैलरी देनी है, वो भी कॉस्ट लगती है। दो टाइप के वर्कर हो गए, दो टाइप के एम्प्लॉय हो गए। एक वो एम्प्लॉय जो फैक्ट्री के अंदर काम करके एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उनको हम लेबर या वर्कर कहते हैं। एक वो एम्प्लॉय जो ऑफिस में बैठकर काम करते हैं, जिनको हम अकाउंटिंग, कंप्यूटर में बैठ के काम कर रहे हैं, जो कि कंपनी के लिए ही कर रहे हैं, अकाउंटिंग करते हैं, बहुत सारी चीजें होती है वो कर रहे हैं, तो उनको हम एम्प्लॉय कहते हैं, स्टाफ कहते हैं। तो दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी लगती है एक कंपनी के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो लगेगी, साथ में एडमिनिस्ट्रेशन भी लगेगी, और सारा हम चार्ज करेंगे। और तीसरी नंबर की कॉस्ट आ गई, अब मान लो हमने प्रोडक्ट को बना लिया, प्रोडक्ट को यहां बनाते हैं, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर लिया यहां पर, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने की लिए फिर हमने कहा कि पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट हमने यहां से कर ली एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट लगी उसमें।
भाई एक एम्प्लॉय, एक बहुत सारे लोग लाएंगे, वहां बैठेंगे, प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे, ये सभी उनका सैलरी वगैरह सब चीज क्या होगी, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होगी। इसके बाद अब प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट की कॉस्ट पर चली गई, अब इसको बेचने का खर्चा भी तो होगा, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करने का। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करने का क्या खर्चा होगा भाई, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मुझे ट्रक हायर करने पड़ेंगे, और सेलिंग का मतलब मुझे अलग अलग शोरूम खोलने पड़ेंगे, जहां पर मेरी अब से टाटा कंपनी के बहुत सारे शोरूम है, होंडा कंपनी या हीरो की कंपनी के बहुत सारे शोरूम, मारुति सुजुकी के कितने सारे शोरूम है जहां कार बिकती है। तो मारुति सुजुकी के अंदर जो शोरूम्स है वो क्या है, सेलिंग डिपार्टमेंट। वो शोरूम क्या करता है, बेचता है, वहां पर लोग काम कर रहे हैं तो उनकी सैलरी, वहां जो शोरूम ले रखा है उसका रेंट जा रहा है, वो तो वो आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। एक ट्रक से, फैक्ट्री से शोरूम तक पहुंचाने के लिए गाड़ी के लिए ट्रक हायर करने पड़ेंगे बड़े बड़े, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन करने की कॉस्ट आएगी। तो एक प्रोडक्ट को बनाने से लेकर बेचने तक में तीन टाइप की कॉस्ट आ जाती है। एक तो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन बनाने की कॉस्ट, एक एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जैसे अकाउंटिंग करना, कॉस्ट असरटेनमेंट करना, वो यहां होता है, और फिर बेचने की कॉस्ट होती है। तीन टाइप की कॉस्ट है। जब ये तीनों टाइप की कॉस्ट को आते हैं तो हम उसको टोटल कॉस्ट नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं जी, टोटल कॉस्ट नाम देते हैं, हम इसको बोलते हैं टोटल कॉस्ट। तो हमने कहा इन तीन टाइप की कॉस्ट को हमने क्लासिफाई कर दिया फंक्शन के हिसाब से, काम के हिसाब से। हमने कहा पहला हमने क्लासिफाई करा इसको, हमने कहा देखो प्रोडक्शन और कॉस्ट को अलग कर लो, और इन दोनों को हमने अलग कर दिया। हमने कहा ये दोनों हमारी क्या होगी, कमर्शियल कॉस्ट हो गई, सेकंड कॉस्ट। तो हमने इसको कमर्शियल कॉस्ट नाम दे दिया, इसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कॉस्ट। मैंने कहा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कॉस्ट अलग, और एडमिनिस्ट्रेशन की और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट अलग हो जाएगी, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो इसको हम कमर्शियल कॉस्ट बोला गया, तो ये है कमर्शियल कॉस्ट। तो कमर्शियल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो अदर देन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कॉस्ट है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, जैसे सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होगी वो। तो लिखना इसके अंदर, दिस इज द कॉस्ट, दिस इज द टोटल ऑफ कॉस्ट इंकर्ड, this is the total of cost incurred in the operation of business। बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए कॉस्ट इंकर करी जाती है। अंडरटेकिंग, बिजनेस अंडरटेकिंग मतलब बिजनेस को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए कॉस्ट अंडरटेक कर, ये जो कॉस्ट होती है वो अदर देन, ये जो कॉस्ट होती है वो अदर देन होती है। अदर देन मतलब मैन्युफैक्चरिंग, जो ऊपर वाली कॉस्ट मैंने बताई थी, अदर देन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन, अदर देन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक कॉस्ट को, एक प्रोडक्ट को बनाने में तीन टाइप की कॉस्ट इंकर्ड होती है। एक उसको बनाने की कॉस्ट, एक उसका कॉस्ट का असर्टेनमेंट मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, और उसको बेचने की और डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट। भाई अब बन गया, उसकी कॉस्ट भी असर्टेन हो गई। अब बेचने के लिए डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, शोरूम तक पहुंचाऊंगा, शोरूम मेरा सेलिंग कॉस्ट है, बेचने भेजने तक वहां तक डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होगी तो वो भी लगेगी। तो बेचने तक में तीन टाइप की कॉस्ट लग जाती है। तो हमने कहा देखो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कॉस्ट को तो हमने एक पार्ट बोल दिया, और जो एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हमने कमर्शियल कॉस्ट बोल दिया। तो जो कमर्शियल कॉस्ट होता है वो अदर देन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन कॉस्ट होता है, मतलब प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग हटाकर जो बच जाएगा वो कमर्शियल कॉस्ट माना जाएगा। तो हमने कहा देखो, हमने कहा एक प्रोडक्ट को बनाने के तीन टाइप की कॉस्ट, इसको हटा दो, जो बच जाएगा वो क्या है, कमर्शियल कॉस्ट है, अदर देन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन। यही लिखा है मैंने इस पे। आओ सर, मतलब सीखते हैं। पहला यहां पर हो गया हमारा, ए पार्ट हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। हमने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। अब सर ये कौन सी कॉस्ट होती है, इट रेफर्स टू दोज एक्सपेंडिचर, इट रेफर टू दोज एक्सपेंडिचर, it refer to those expenditure which is incurred in office, which is incurred in office is known as administration cost। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल हम कह सकते हैं भाई कौन कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आ सकती है, जैसे कि ऑफिस रेंट, हमारा ऑफिस का खर्चा है भाई, ऑफिस जहां पर हमने अब रेंट पे करते हैं तो ऑफिस रेंट, ऑफिस स्टाफ सैलरी, ऑफिस जनरल एक्सपेंस, कुछ जनरल एक्सपेंस हो गए,
बहुत सारे एक्सेप्ट है, अभी तो मैं आपको सिखाऊंगा, इतने लिस्ट है ना इसकी लंबी। अभी तो बस एग्जांपल दे रहा हूं, बाकी बहुत लंबी लिस्ट है। इन ऑफिस एक्सपेंडिचर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, मतलब ऐसे खर्चे जो ऑफिस के अंदर होते हैं, ऐसे खर्चे जो फैक्ट्री के अंदर होते हैं वो मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन कॉस्ट में आ जाते हैं, और ऐसे खर्चे जो ऑफिस के अंदर होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट के अंदर आ जाते हैं। बाकी 20 में एक और कॉस्ट है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हमने कहा एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को हमने क्या बोला, कमर्शियल कॉस्ट बोल दिया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, selling and distribution cost, it refers to those expenditure which is incurred, it refers to those expenditure which is incurred in selling and distribution of goods and services। तो ऐसे एक्सपेंडिचर जो बेचने और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आते हैं, फॉर एग्जांपल आप मतलब समझिए, शोरूम रेंट, शोरूम स्टाफ सैलरी, डिलीवरी वैन, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिलीवरी लेनी पड़ेगी, वैन लिया या डिलीवरी वैन ट्रक वगैरह जो भी है, ड्राइवर सैलरी, ये सारे खर्चे कहाँ है, बेचने के लिए रिलेटेड खर्चे होते हैं। प्रोडक्ट तो बन चुका होता है, प्रोडक्ट का सेटलमेंट भी हो जाए, कितनी कॉस्ट है उसकी, अब बेचने के लिए ड्राइवर को रखना पड़ेगा, ड्राइवर सैलरी, ये सब क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट हो गया, ये वाला आपके पास सेलिंग पार्ट है, ये आपको सेलिंग पार्ट हो गया। वैन लेना, ट्रक लेना या डिलीवरी ड्राइवर सैलरी, ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट हो गया। समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसी कॉस्ट को हमने क्या बोला, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कहा गया। लो भाई लो, फंक्शन के हिसाब से आपको चीजें समझ में आ गई। तो अगर मैं कहूं कि भैया बताओ कमर्शियल कॉस्ट किससे मिलकर बनता है, तो आप कहना सर कमर्शियल कॉस्ट तो हो गया क्या क्या, एक तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, और एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये हमारा बन गया कमर्शियल कॉस्ट। क्लियर हो गया सर, समझ में आया? ये सारी बातें आपसे एमसीक्यू में पूछेगा, देखना है ना आप। अगला देखिए सर, अगला कौन सा है, समझ में आ रहा है? ये नोट जैसे मैं उतार रहा हूं वैसे उतार लीजिए, क्योंकि इतनी थ्योरी आपको पता है कॉस्टिंग के अंदर होती नहीं है, और जितनी होती है उसको ढंग से उतार लीजिए, जिसका आगे जाकर आपको समझ में आए, क्योंकि अभी स्टार्ट करा है आपने कॉस्टिंग। अगर अभी आप जल्दीबाजी करोगे तो नहीं, आराम से करिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है जी, हमारा क्या हो गया, दो खत्म हो गया, एक तो हमारा ये क्लियर हो गया, एक हमारा फंक्शन के हिसाब से हो गया। और डिग्री ऑफ ट्रेसेबिलिटी देखते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में समझते हैं, वैसे मैं पढ़ा चुका, इसको आज खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में ये चालू करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तीन अभी खत्म कर लिए, नेक्स्ट क्लास में हम खत्म कर लेंगे एटलीस्ट चौथा खत्म कर लेंगे, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, आठ तक खत्म कर देंगे, 9 10 9 तक खत्म कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। मतलब 3 क्लास ज्यादा से ज्यादा चाहिए मुझे, इन 3 क्लास में मैं क्लासिफिकेशन खत्म कर दूंगा दोस्तों। आओ तो अब स्टार्ट करते हैं बाय डिग्री ऑफ ट्रेसेबिलिटी। डिग्री ऑफ ट्रेसेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, डिग्री ऑफ ट्रेसेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट बड़ा सिंपल सा है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका दोस्तों, फिर भी नोट्स के लिए मैं आपको लिखवा रहा हूं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन, टोटल कॉस्ट is divided into two part। टोटल कॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दो भागों में टोटल कॉस्ट को बांटा गया। कौन सा, एक को बोला डायरेक्ट कॉस्ट, एक को बोला इनडायरेक्ट कॉस्ट। ट्रेसेबिलिटी के हिसाब से ट्रेस करनी है, भाई ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, इस ट्रेसेबिलिटी के हिसाब से। एक फंक्शन के हिसाब से कहा भाई कार्य क्या काम है इसका,
ऐसी कॉस्ट जो मैन्युफैक्चर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ऐसी कॉस्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग से वो कमर्शियल कॉस्ट, सभी टोटल कॉस्ट को बांट रहे हैं, हर एक चीज में टोटल कॉस्ट को बांट रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। अभी हमने टोटल कॉस्ट को ट्रेस करने के लिए डिवाइड करा है कि भाई ये डायरेक्ट वाली है या इनडायरेक्ट वाली है, इसके हिसाब से। तो हमारा पहली कॉस्ट कौन सी है? डायरेक्ट कॉस्ट। पेन चेंज कर दो, कौन सी है जी? डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है जी, पढ़ेंगे सर। इट रेफर्स टू दोस्त को, मैंने सिंपली आपको बताया ऐसी कॉस्ट जो इजिली आइडेंटिफाई मेजरेबल हो उसको हम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। एंड इट इज रेफर टू मैन्युफैक्चरिंग, जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होती है उसको हम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। भाई मैं लिख देता हूं, बड़ा सिंपल सा, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जब मैं डायरेक्ट मटेरियल पढ़ा रहा था तब मैंने आपको डिटेल में नहीं समझाया था। इट रेफर्स टू दोज कॉस्ट which may be, which can be easily identify, which can be easily identify and measured and directly charged to the particular product, and directly charged to a particular product। अब ये डेफिनेशन में बता रहा हूं, आपको पता है ये चीज। इट रेफर टू डायरेक्टली चार्ज टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट। अब डायरेक्ट कॉस्ट को हमने ट्रेस कर लिया, अब डायरेक्ट मटेरियल हो सकता है, अगर मटेरियल में आइडेंटिफाई कर पा रहे तो डायरेक्ट मटेरियल हो गया। अगर हम डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर सारी चीज आ गई, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसको हम प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट भी कह सकते हैं। तो ये मैं आपको पिछली 2 क्लास के अंदर बहुत डिटेल में करा चुका दोस्तों। ठीक है भाई, अब तो आपको चीजें क्लियर हो रही होगी, आइडेंटिफाई मेजर क्या होता है, मैं बहुत डिटेल में करा चुका। इट इज अ कॉस्ट, एक और चीज बता दूं, इट इज अ कॉस्ट विच रिलेट टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। भाई ऐसी कॉस्ट जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होती है उसको हम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। एक इससे भी सिंपल हो गया, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो कॉस्ट होगी उसको हम डायरेक्ट कहेंगे, और नॉन मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो कॉस्ट होगी, जैसे ऑफिस से सेल बेचने से कॉस्ट, उसको हम इनडायरेक्ट में आएंगे। तो इट रेफर टू, इट इज द कॉस्ट विच आर रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। जो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कॉस्ट से रिलेटेड होता है ना दोस्तों, जैसे मैंने ऊपर बताया, वो डायरेक्ट कॉस्ट हो गया। और जो कमर्शियल कॉस्ट से रिलेटेड होता है वो इनडायरेक्ट हो गया। कमर्शियल कॉस्ट में आ गया ऑफिस वाला और आपके पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो कमर्शियल कॉस्ट से रिलेटेड जो कॉस्ट होगी वो इनडायरेक्ट में आ जाएगी, और जो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड जो कॉस्ट होगी वो डायरेक्ट में आ जाएगी। मतलब मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो जो खर्चे हुए, जैसे रॉ मटेरियल खरीदना और आपके पास लेबर वहां लगना और फैक्ट्री के अंदर एक्सपेंसेस होना, वो डायरेक्ट में आ जाएगा सारा। और ऑफिस के अंदर रॉ मटेरियल खरीदा, ऑफिस के अंदर कोई मटेरियल खरीद लिया, जैसे कि पेन ऑफिस स्टाफ के लिए चाहिए, जैसे स्टेशनरी होता है, वो वाली कॉस्ट भी, तो स्टेशनरी की जो कॉस्ट होगी वो इनडायरेक्ट में आ जाएगी। ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस का रेंट, वो सब क्या आ जाएगा? इनडायरेक्ट में। बेचने वाला खर्चा भी इनडायरेक्ट में। तो ये मैंने कहा। तीसरे में हम कह सकते हैं भाई एग्जाम्पल हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं इसके अंदर। एग्जाम्पल हो सकते हैं रॉ मटेरियल जो हमारा फैक्ट्री के अंदर लग रहा है, भाई लेबर हो गया, और आप कह सकते हो कैरीज इनवर्ड। कैरीज इनवर्ड पता क्या है? फैक्ट्री के अंदर लाने का सामान, वो भाड़ा जो फैक्ट्री के अंदर लाया जा रहा है। रॉ मटेरियल को लाने के लिए सर पे तो लेकर नहीं आएंगे, रॉ मटेरियल को लाने के लिए ट्रक हायर करेंगे, या कोई ट्रैवलर जो हमारा टेम्पो वगैरह होते हैं, ट्रक वगैरह, उनको हायर करेंगे। उनको हायर करने के लिए जो खर्चा होगा कैरीज का, भाड़ा का, वो आपके पास कैरीज इनवर्ड क्या हो गया? डायरेक्ट हो गया। और जब मैं बात करता हूं कैरीज आउटवर्ड की, तो प्रोडक्ट बन चुका होता है, सेलिंग का खर्चा होता है वो। आउटवर्ड मतलब भेजना, प्रोडक्ट बनने के बाद भेजना, तो वो सेलिंग में आता है, क्योंकि हम उसमें आता है, तो इनडायरेक्ट में आ जाता है वो, है ना। तो ये हो गया डायरेक्ट कॉस्ट। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट की। अब इसमें क्या बताऊं दोस्तों, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, मैं बस नोट्स आपको लिखवा रहा हूं कि अगर कहीं पर आपको पूछ लिया जाए तो आप लिख पाओ, बस, बाकी और कोई इसका मतलब नहीं। पहला इसके अंदर लिखना, इट रेफर्स टू दोज कॉस्ट, इट रेफर्स टू दोज कॉस्ट विच कैनॉट बी आइडेंटिफाई एंड मेजर। बड़ा सिंपल है, विच कैनॉट बी। अब मैंने आपको बताया था, याद करो, पनीर की सब्जी, विच कैनॉट बी आइडेंटिफाई एंड मेजर। इसको हम आइडेंटिफाई और मेजर नहीं कर पाते इजिली।
इजिली मेजर या आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, वो कौन सी होगी? दैट कॉस्ट इज अपोर्शनमेंट, दैट कॉस्ट इज नॉट डायरेक्टली चार्ज बट इट अपोर्शनमेंट। ये डायरेक्टली चार्ज नहीं होता एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, ये अपोर्शन होता है, बांटा जाता है अलग अलग प्रोडक्ट पर जिस पे लगती है, बट इट अपोर्शनमेंट। क्लियर हो रही है चीजें? बेसिकली it is a cost related to कमर्शियल कॉस्ट। ये ऐसी कॉस्ट है जो कमर्शियल कॉस्ट से रिलेट करती है, जैसे कि कौन कौन सी? जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कमर्शियल कॉस्ट तो वही होगी ना, तो ऐसी कॉस्ट जो कमर्शियल कॉस्ट से रिलेट हो वो होगी इनडायरेक्ट, ऐसी कॉस्ट जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन से रिलेटेड हो वो होगी डायरेक्ट। एक सिंपल ये भी बन गया एग्जाम्पल, तीसरे में लिख देंगे एग्जाम्पल और खत्म होगी आज की क्लास। फॉर एग्जाम्पल बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जैसे कि मैनेजर सैलरी, मैनेजर सैलरी, ठीक है ना, जैसे कि ऑफिस रेंट और शोरूम रेंट, शोरूम कमीशन, कोई कोई शोरूम में जो खोल के रखते हैं उनको कमीशन देना पड़ता है, कमीशन बेस पे भी होते हैं शोरूम, तो उनका कमीशन देना, ये सब क्या आ गया दोस्तों? ऑफिस और सेलिंग है, तो ये हमने इनको इनडायरेक्ट बोला गया। दोस्तों ये बातें मैं आपको पहले ही बता चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ नहीं समझाया, ठीक है, इसके लिए अलग से 2 क्लास लगाई थी। तो अगली क्लास में हम मिलते हैं दोस्तों, अगली क्लास के अंदर हम सीखेंगे बेसिक, बस ये सारी चीजें मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा, तो बेसिक तो आप क्लियर कर लेना अपना कॉस्टिंग का, उसके बाद आपको खरीदना हो या नहीं खरीदना हो वो आप डिसाइड करना, ठीक है दोस्त। चलो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।